हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नवंबर 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अराउंड 49 के आसपास हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में राइटर दिए गए हैं और सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जॉन विलियम काइन ने जो पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वार इन इंडिया। मैरी कारपेंटर ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी 6 मंथ्स इन इंडिया। रोमेश चंद्र दत्त ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। वैलेंटाइन चिरोल जी ने पुस्तक लिखी थी इंडिया ओल्ड एंड न्यू। और ये हमारे ऑप्शन है, शायद इनमें कुछ मिस्टेक है तो आप मिलान कर लीजिए। विलियम काइन जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो है ए हिस्ट्री ऑफ द वार इन। जो ए का ऑप्शन है वो 3 है, जो बी का ऑप्शन है वो 4 है, 3 का ऑप्शन 2 है और डी का ऑप्शन है वो है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में जो उन पुस्तक के अंदर जो विषय वस्तु रखी गई है उनका नाम है। तो निजामी ए अजूम जो पुस्तक है उसका जो विषय वस्तु है वो है इंदु फलित ज्योतिष। तहफ़्तुल इंद जो पुस्तक है उसमें जो विषय वस्तु है वो है इंदू, छंद शास्त्र और अलंकार। दबिस्तान ए मजाहिब पुस्तक में जो विषय वस्तु है वो है तत्कालीन मापतोल से संबंधित। और रिसाला मिकदारिया जो पुस्तक है वो उसकी विषय वस्तु है भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा अभिकथन कारण आर के रूप में है। अभिकथन एक कहता है कि जून 1857 के एक्ट XIV में कलकत्ता में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च प्रसिद्ध में विशेष आयोग को 1857 ईस्वी के विद्रोह को पकड़ने और दंडित करने का असाधारण अधिकार दिया। और कारण आर कहता है कि कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 में उस समय के सब जज रहे सर सैयद अहमद खान का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमानों की निष्ठा दिखाना था, जिन्हें विद्रोह के बाद के वर्षों में संदेह और नापसंदगी से देखा जाता था। तो जो हमारे नीचे कथन दिए गए हैं, आलोक के नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा आंसर बी। आंसर बी हमारा जो है वो बिल्कुल राइट है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तानों में पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन तथा पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय किया गया था। सुल्तान को पहचानिए। तो वो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक है जो हमारा राइट ऑप्शन है। उसने यह प्रथा लागू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बयाना मुद्रा निदान से किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो बयाना मुद्रा निदान से जिस शासक की सर्वाधिक मुद्रा प्राप्त हुई हैं वो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय 2। जो बयाना जगह है वो राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है और 1986 में चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे ज़्यादा मुद्रा यहाँ पे मिली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ कश्मीरी कवि शेमेंद्र द्वारा रचित है? कूटनीमत, कला विलास, प्रबोध चंद्रोदय, समय मार्तका। तो नीचे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो उन ऑप्शन में से जो हमारा सेकंड ऑप्शन है बी, इसमें कौन से जो कवि शेमेंद्र द्वारा रचित है? तो वो है कला विलास और समय मार्तका।
ये दोनों ऑप्शन जो हैं हमारे ठीक हैं, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निजामुल मुल्क से मराठाओं के संबंध के संदर्भ में से निम्न कौन से कथन सही हैं? कथन एक हमारा 1710 ईस्वी से 1715 के बीच दक्कन के वायसराय के रूप में निजामुल मुल्क ने दक्कन के लिए चौथ और शेरदशमुखी के मराठा दावे का प्रतिरोध किया। नंबर 2, सैयदों के खिलाफ अपने सफल विद्रोह के बाद निजामुल मुल्क ने दफन का चौथ और सरदेशमुखी मराठाओं को देने के शाही फरमान को सम्मान दिया। नंबर 3, जनवरी 1721 में बाजीराव से उसने अपनी पहली मुलाकात की। नंबर 4 है मराठाओं और निजामुल मुल्क के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा कर्नाटक था। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा ऑप्शन ए है बिल्कुल गलत, और जो हमारा ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन 3 भी हमारा बिल्कुल राइट है और ऑप्शन 4 है वो भी हमारा बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन ए हो गया, वो हो गया हमारा बिल्कुल राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारी सामान्य नीति शक्ति की राजनीति में लिप्त होने और गुट के खिलाफ शक्ति के किसी अन्य गुट के साथ नहीं जुड़ने की है। आज के दो बड़े गुट रूसी ब्लॉक और एंग्लो अमेरिकी ब्लॉक हैं। हमने दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए और किसी में शामिल नहीं होना चाहिए। उपरोक्त शब्द किस नीति के केंद्रीय तत्व को स्पष्ट करते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है गुट निरपेक्षता और दूसरा है बगदाद समझौता। हमारा तीसरा ऑप्शन है 1955 का अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन और ऑप्शन 4 है पंचशील। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 गुट निरपेक्षता। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, जब कोई योद्धा राजा के लिए युद्ध करते हुए उत्कृष्ट पराक्रम दर्शाते हुए वीरगति को प्राप्त होता था, तब उसके आश्रितों को जीविका के लिए भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे मृत्युकरवती कहा जाता था। कथन 2 है, एक चंदेल शिलालेख में ऐसी ही मृत्युकरवती के अनुदान का विवरण है। तो हमें जो राइट ऑप्शन है वो चुनना है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, या फिर कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं, या फिर कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन नंबर 1। कथन 1 और कथन 2 हैं वो बिल्कुल राइट हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा आर के रूप में। अभिकथन ए कहता है कि जब ऑल इंडिया वीमस कॉन्फ्रेंस में चाइल्ड्स मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 1929 के समर्थन में अपना अभियान शुरू किया, तो सिस्टर सुब्बालक्ष्मी ने जोशी समिति के सामने अल्पायु में विवाह के नुकसान के साक्ष्य प्रस्तुत किए। और कारण आर कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता मिठ्ठूबेन पेटिट ने गरीबों के बीच सेवा कार्य करने के लिए सेवा मंदिर का संगठन किया। वे बाद में महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन की नेता भी बनी। तो देखते हैं हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो राइट है, सी वाला ऑप्शन। ए सत्य है किंतु जो आर है वो असत्य है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? गांधी के सत्याग्रह का उद्देश्य पूर्वाग्रह, दुर्भावना, मतांधता, दंभ और स्वार्थपरता की बाधाओं को भेदना था। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट है। और ऑप्शन 2 है हमारा, गांधी ने सत्याग्रह के प्रभाव को कष्टसाध्य प्रेम और आध्यात्मिक प्रभाव के रूप में समझाया था। तो ये ऑप्शन 2 है, ये भी हमारा राइट है। ऑप्शन 3 है, गांधी सत्याग्रह को अपने विरोधी को अपमानित करने का सबसे बड़ा हथियार समझते थे। ये जो ऑप्शन 3 है ये बिल्कुल गलत है,
क्योंकि गांधी की ऐसी कोई भावना नहीं थी किसी को अपमानित करने की। ऑप्शन 4 है गांधी का राजनैतिक यथार्थबोध उनके नैतिक आदर्शों पर भारी पड़ा और इसके दावे के उल्ट उनके सत्याग्रह हमेशा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रकृति के नहीं रहे। तो जो ऑप्शन 4 है वो भी बिल्कुल राइट है। तो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोजनाओं को कालक्रम अनुसार लिखें। तो जो सांकेतिक मुद्रा जो चली थी वो उसका टाइम काल है 1330 ईस्वी। फिर है खुरासान मुद्रा जो चली थी वो चली थी 1332 ईस्वी में। एक राइटर है इब्न बतूता ने कहा था कि जो ये खुरासान अभियान है ये खुरासान अभियान तो कभी चला ही नहीं। फिर है राजधानी परिवर्तन। तो राजधानी परिवर्तन हुआ था 1326 ईस्वी से 1327 ईस्वी में। फिर है कराचील अभियान जो हुआ था ये हुआ था 1333 ईस्वी में। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 1, 2, 4। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बैलिस्टर स्तंभों के एकमात्र अवशेष के उदाहरण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के किले महलों में मिलते हैं। तो ये हमारे मिलते हैं शाहजहां के महलों में। तो हमारा ऑप्शन सी है वो हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इस सूची 1 में सिख गुरु है और सूची 2 में उपजाति है। तो गुरु नानक है वो किस उपजाति के हैं। तो गुरु नानक है वो भेदी उपजाति के हैं। फिर है गुरु अमरदास। जो गुरु अमरदास जी हैं वो किस उपजाति के हैं। तो वो भल्ला उपजाति के हैं। फिर है गुरु रामदास जी सोधी उपजाति के हैं और गुरु अंगद जी हैं वो त्रेहन उपजाति के हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मनसद ए आली के नाम से संबोधित करता था। हमारा ऑप्शन 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा ऑप्शन 2 है बलबन। ऑप्शन 3 है फिरोज तुगलक और ऑप्शन 4 है बहलोल लोदी। तो जो शासक अपने फरमान में अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था तो वो है बहलोल लोदी। ऑप्शन डी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं और सूची 2 में धर्मशास्त्र दिए गए हैं। तो भट्ट लक्ष्मीधर जो के साथ जो धर्मशास्त्र है वो है स्मृति चंद्रिका। फिर है देवन भट्ट का जो धर्मशास्त्र है वो है कर्तकल्पतरु। ए मादरी का जो धर्मशास्त्र है वो है समर्थार्थसार और श्रीधर का जो धर्मशास्त्र है वो है चतुर्वर्ग चितामणि। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। हमारा ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे कौन से कथन सही हैं।
तो ऐतिहासिक पद्धति के आवश्यक चरण के रूप में व्याख्या का स्थान आलोचना तथा उद्घाटन के पृथक जान पड़ता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन 1 है ये है बिल्कुल गलत। सेकंड है विवेचनात्मक निर्णय के लिए यह जानना जितनी बड़ी चुनौती है कि किसी दस्तावेज का क्या अर्थ है, उतनी ही बड़ी यह भी है कि उसे कब और किसने लिखा और क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट है। हमारा थर्ड है ऐतिहासिक आंकड़ों का साहित्यिक प्रतिपादन बहुत हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि कोई उसकी व्याख्या कैसे करता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा जो है बिल्कुल राइट है। हमारा ऑप्शन 4 है तथ्यात्मक व्याख्या का संबंध दस्तावेजों के तथ्यों से होता है, शब्दों से नहीं। तो हमारा ऑप्शन 4 भी बिल्कुल राइट है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान ने मलिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खानों में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति लिए बिना उनके बीच अंतर्विवाह की इजाज़त नहीं थी। सुल्तान को पहचानिए। तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा भी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचन अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम निर्वाचन अध्यक्ष थे राव बहादुर MC राजा। तो हमारा ऑप्शन बी राइट है। कुछ बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर भी इसके अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष राव बहादुर MC राजा थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर भी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, किंतु प्रथम अध्यक्ष थे वो थे राव बहादुर MC राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता है? तो उन कविताओं को कहा जाता है बारूद। ऑप्शन ए है वो हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल करी थी। इस संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? कथन ए है मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। ऑप्शन 3 है गोवर्धन साधु संतों, संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है डी, क्योंकि हमारे तीनों ऑप्शन हैं वो बिल्कुल राइट हैं। 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से 17वीं सदी के किन संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था? तो वो था जगन्नाथ पंडित राज और कविंद्राचार्य सरस्वती। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 है वो हमारे राइट हैं। तो देखते हैं कि ऑप्शन 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी में हमारे दोनों हैं। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद और उनकी कृतियों के बारे में निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? एक है दलितों को स्वतंत्र और पहचान योग्य पात्रों के रूप में चित्रित करने वाले शुरुआती लेखकों में से प्रेमचंद एक थे, जो पात्र की गरीबी भी दर्शाते थे और उनकी विशिष्ट समस्याएं भी। तो ऑप्शन ए है वो है हमारा बिल्कुल राइट। और सेकंड है प्रेमचंद अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन थे। तो ये
ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 3 है हमारा, प्रेमचंद सामाजिक बुराइयों और देश की गुलामी की स्थितियों दोनों के लिए चिंतित थे। ऑप्शन 3 है वो भी हमारा राइट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उनकी अंतिम और अत्यंत प्रसिद्ध कहानियों में से एक कफन पहले वर्ष 1935 में हिंदी में प्रकाशित हुई थी और बाद में उर्दू में, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा वो बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देते हैं? तो तलाक की अनुमति देता है हमारा अर्थशास्त्र। तो केवल डी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए है, औपनिवेशिक स्रोतों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को सेना की बगावत के रूप में दिखाया गया। ऑप्शन और बी है, सैयद अहमद खान ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को दिखाया था। सी है, अंग्रेज फ्री ट्रेडर्स ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाली देशी रियासतों के राजाओं की आलोचना की। डी है, आर.सी. मजूमदार 1857 ईस्वी के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई मानने से इनकार करते हैं। तो जो इसमें से गलत ऑप्शन पूछा है तो वो गलत है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में रखें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इनके कालक्रम के अनुसार हम इनको रखते हैं। तो इनका कालक्रम अनुसार है कि पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उसके बाद स्थापना हुई थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की, और जो सबसे पीछे स्थापना हुई थी वो हुई थी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 अगस्त 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन ए हो गया वो हमारा बिल्कुल राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, तमिल क्षेत्र में दक्षिण हस्त राइट हैंड और वाम हस्त लेफ्ट हैंड समूहों को क्रमशः जड़गई और वलंगई के नाम से जाना जाता था। तो ये हमारा गलत है। कथन 1 हमारा गलत है। कथन 2 है, दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों में गैर कृषक जातियां जैसे कि शिल्पकार और ऊंची जातियां शामिल थी। तो ये हमारा राइट है। और तीसरा कथन है, दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों के अस्पृश्यों मुख्य रूप से पढ़इयों को अपने समूह से बाहर रखा। ये भी हमारा राइट है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित है? तो वो है हमारा स्वामी अमात्य और जनपद। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ब्रिटानी प्रशासकों ने रेल मार्गों के तेज निर्माण और भारत के ब्रिटिश व्यापार को भारत की समृद्धि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट। राष्ट्रवादियों के लिए घरेलू उद्योग, विदेशी व्यापार और रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट। ऑप्शन 3 है कि राष्ट्रवादियों ने इस तथ्य पर जोर दिया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताएं पूरी कर रहा था, लेकिन परिणाम स्वरूप वह भारतीय लोगों में समृद्धि भी ले गया। ये ऑप्शन गलत है। वर्ष 1905 तक धन निर्गमन ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बना था। तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। तो ऑप्शन 1 और 2 हैं वो हमारे बिल्कुल राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में अपधातु मुद्रा जो बिलियन करेंसी है ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया था? तो वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रुख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत सरकार का समर्थन किया। तो ये हमारा राइट है। कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी रुख का समर्थन किया। तो ये गलत है। पार्टी की एक शाखा ने चीन की आलोचना बुजुर्वा राज्य के रूप में की। तो ये भी हमारा ऑप्शन है वो गलत है। तो ऑप्शन ए है वो क्या है, वो हमारा बिल्कुल राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों के लिए प्रथम प्रतीक तीर्थ केंद्रों की स्थापना की, जिसमें स्नान करने के लिए पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं जो सिखों के लिए पवित्र स्थल हो गया था का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? तो वो किया था गुरु अमरदास ने गोइंदवाल स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोखा मेला के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? चोखा मेला एक वारकरी संत थे। तो ये राइट है। उनकी कविताओं ने विट्ठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई थी। तो ये भी हमारा राइट है। विट्ठल के महान उपासक होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि का निर्माण पंढरपुर स्थित विट्ठल मंदिर के अंदर किया गया था। ये ऑप्शन क्या है? ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी 1 और 2 वो क्या है, बिल्कुल राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूत्र दीघ निकाय से संबंधित है? तो ब्रह्मजाल सूत्र दीर्घ निकाय से संबंधित है, महापदान सूत्र भी संबंधित है और महापरिनिब्बाण सूत्र भी संबंधित है और सामन फल सूत्र भी संबंधित है। तो हमारा चारों ऑप्शन वो हम बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक ने सुल्ताना का सपना 1905 और अवरोध बासिनी नामक लघु कहानियाँ लिखी थी, जिनसे मुसलमानों ने प्रचलित पर्दा प्रथा की आलोचना की गई? तो वो है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, फावड़ा और असिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं और कथन 2 है, मास्की और नागार्जुन कोंड महापाषाण युग के स्थल हैं। तो ये जो दोनों ही कथन हैं, ये दोनों ही कथन सत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों
अमीरों द्वारा जारी किए विभिन्न फरमानों विज्ञप्तियों को काल कलम अनुसार रखें। अकबर करमदास को जारी फरमान, राजस्व प्रशासन पर राजा टोडरमल की विज्ञप्ति, मोहम्मद आसिम को जारी फरमान, रसिकदास करोड़ों को जारी फरमान। तो इनका काल कलम अनुसार वो है 1, 2, 4, 3। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। पहले आएगा अकबर करमदास को जारी फरमान, फिर आएगा राजस्व प्रशासन पर राजा टोडरमल की विज्ञप्ति, फिर आएगा रसिकदास करोड़ी को जारी फरमान और उसके बाद आएगा मोहम्मद हाशिम को जारी फरमान। तो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1232 के ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक स्मारकीय सिक्का जारी किया गया था। इस पर इल्तुतमिश के अतिरिक्त और किसका नाम उत्कीर्ण था? तो वो जो नाम उत्कीर्ण था वो था रजिया सुल्तान का नाम उत्कीर्ण था। तो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्र वंशी निम्नलिखित राजाओं में से किसके अपने समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो वो संबंध थे बालपुत्र देव के, चूड़ामन वर्मन के और श्री मारविजोय तुंगवर्मन के, और सम्रागरवीर के संबंध अच्छे नहीं थे। तो ऑप्शन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है वो हमारे बिल्कुल राइट हैं, जो कि डी में है। तो डी हमारा बिल्कुल राइट है।